हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर्वे। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हर रोज़ की तरह आज भी हम 5 जो एमसीक्यू है उसको बहुत डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू जोजिला टनल। जोजिला टनल के बारे में जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर विचार करें। जोजिला पास इज़ अ माउंटेन पास लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन। जोजिला पास जो है, जोजिला दर्रा जो है वो एक पर्वतीय दर्रा है और वो हिमालयन पर्वत में स्थित है। ओके। दूसरा क्या स्टेटमेंट हमारा, जोजिला टनल इज द सेकंड लॉन्गेस्ट टनल इन द एशिया। तो जोजिला टनल जो है वो एशिया की दूसरी सबसे लंबी टनल है। तीसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है, द टनल विल प्रोवाइड ईयर अराउंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर वैली एंड लेह लद्दाख प्लेट्यू ऑन नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 में श्रीनगर वैली से लेकर लद्दाख तक जो है ऑल वेदर किसी भी मौसम में जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा टनल। ओके। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। कौन सा आंसर जो है सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 ओनली एंड ऑप्शन डी है 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव। ओके। तो दोस्तों एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखिए इसमें जो आंसर हमारा है, देख लेते क्या आंसर हमारा। जोजिला पास इज अ माउंटेन पास, ये हमारा सही है कि जोजिला पास जो है, जोजिला दर्रा जो है एक पर्वतीय दर्रा है और हिमालय में स्थित है। पहला हमारा ऑप्शन सही है। जोजिला टनल इज द सेकंड लॉन्गेस्ट टनल इन एशिया। सेकंड नहीं है दोस्तों, पहली सबसे लंबी टनल है एशिया की, तो ये इस वजह से हमारा गलत हो गया ये। और तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है कि किसी भी मौसम में जो है ये श्रीनगर वैली से लेह तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने का काम करेगी नेशनल हाईवे 1 पर। ओके। तो तीसरा भी हमारा सही है ऑप्शन। तो इसमें हमारा आंसर बनता है वो है बी। बी हमारा इसमें सही है। देखिए अब देखिए जोजिला टनल जो है उसके बारे में जान लीजिए आप। ये है दोस्तों लद्दाख में जोजिला टनल है। ओके। ये जो है ये श्रीनगर वैली से लेकर कारगिल और वहाँ से लेकर लेह तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी ये टनल। और इसमें जो है 3 घंटे का रास्ता जो है वो 15 मिनट में ख़त्म किया जाएगा। ओके। फिर ये जो है 14.15 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। ओके। और इसकी जो आधारशिला है वो 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। ये एक जो भूस्खलन होता है, ओके, तो उससे बचाने का काम भी, जब जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है तो उससे बचाने का काम भी किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू थारू ट्राइब। थारू ट्राइब के बारे में जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर विचार करें। थारू इज अ लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन अ फुट हिल ऑफ विंध्यांस। विंध्यांस के जो निचले हिस्से में जो है ट्राइबल ग्रुप जो है वो थारू, वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो है ट्राइबल ग्रुप है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, द पीपल ऑफ दिस ट्राइब लिव इन द सदर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में, फिर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में ये लोग रहते हैं। ओके। तो सोशल सिस्टम ऑफ द थारू इज मैट्रियार्कल, तो मातृसत्तात्मक जो है सामाजिक व्यवस्था है वहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। कौन सा आंसर सही है ये देखिए। हमारा ऑप्शन देखिए इसमें 1, बी, सी और डी। ओके। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन क्या है, 1 and 2 ओनली, फिर 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। ओके। अब देखिए इसमें हमारा देख लेते कौन सा आंसर इसमें सही है। देखिए दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर सही है वो देखिए, पहला क्या है, ये बात सही है कि वो सबसे
लार्जेस्ट ओल्डेस्ट ग्रुप है, लेकिन वो विंध्यांस के निचले हिस्से में नहीं रहे, वो हिमालयन का जो फुट हिल है वहाँ पे रह रहे। ओके, दूसरा क्या स्टेटमेंट है हमारा, द पीपल ऑफ दिस ट्राइबल लिव इन सदर्न मध्य प्रदेश। ये सदर्न मध्य प्रदेश में नहीं रह रहे, वो सदर्न नेपाल में रह रहे। फिर उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया, पहला भी गलत। तीसरा क्या है, ये मैट्रियार्कल सिस्टम नहीं है, पेट्रियार्कल सिस्टम है। हाँ कि वहाँ की, हालांकि ये बात अलग है कि वहाँ की महिलाओं को जो है संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन ये मैट्रियार्कल सिस्टम नहीं है। ओके, तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है, सारे के सारे इसमें गलत है। ओके, देखिए थारू ट्राइब के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए थारू ट्राइब जो है वो फेमस है अपना जो है बरना, एक उसका फेस्टिवल है, उसकी वजह से फेमस है। और बरना क्या होता है, बरना जो है थारू ट्राइब जो है 60 घंटे के लिए एक लॉकडाउन लगा दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो है 60 घंटे तक सारी जो है वो प्रक्रिया, सारा घर से बाहर निकलना भी बंद होता है, एकदम सारी प्रक्रिया जो है वो बंद कर दी जाती है, सारा काम जो है वो 60 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। ये जो है नेचर को बचाने के लिए ऐसा जो है त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ओके, और इसमें दोस्तों जो है वहाँ की महिलाएं जो है वो अलग अलग पकवान भी वहाँ पे बनाती है, और वहाँ की जो आदिवासी देवी जिसको वो मानते हैं, जिसको पृथ्वी, जो आदिवासी देवी है उसकी पूजा करते हैं, और पीपल का जो वृक्ष है उसकी भी पूजा करते हैं। ओके, और ये जो त्यौहार जो है वो श्रावण मास में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो इसमें हमारा डी आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। 5I ग्रुप ऑफ द नेशन इज रिलेटेड टू। 5I ग्रुप जो है वो किससे संबंधित है, ग्लोबल कोएलिशन ऑन इंटेलिजेंस मैटर, खुफिया जानकारी के लिए जो वैश्विक एक संगठन है, गठबंधन है, उसके लिए। फिर ग्रुप ऑफ कंट्री इन अ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप अमेरिका इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन, मतलब सहयोग और आर्थिक मामलों में जो है यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसकी कंट्रियों का एक ग्रुप है। और स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक स्ट्रेटजी है, या रिलेटेड टू रिडक्शन द मालनरिशन इन पॉपुलेशन, कुपोषण जो है लोगों में उसको कम करने से संबंधित है। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही बनता है, इसमें जो है आंसर हमारा है ए। ओके, अब क्या है दोस्तों, ये जान लीजिए, ये 5I नेशन जो है वो है USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, इसमें ये पहले जब ये बना था तब ये जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा नहीं था। ये 1946 में जो है USA और UK के द्वारा रसिया के खिलाफ, रसिया की जो खुफिया जानकारी थी, ओके, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, उस जानकारी को हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए जो है ये इंटेलिजेंस ग्रुप एक बनाया गया था। ओके, बाद में इसमें जो है कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जुड़े। ओके, तो इसमें हमारा आंसर ए बनता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्शन 66A इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो 2000 का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसका सेक्शन 66A जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई, उसके ऊपर विचार करें। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, इनफैक्ट द सेक्शन 66A एम्पावर द पुलिस टू डिसाइड वेदर द सेंटेंस इज ऑफेंसिव और नॉट। जो कोई बात कही है, कोई सेंटेंस किया गया है वो सही है, ऑफेंसिव है या नहीं है। ऑफेंसिव का मतलब कि जो है कानून के हिसाब से सही है, नहीं है, गुनाह है कि नहीं है, वो डिसाइड करने का काम जो है वो पुलिस को दिया गया था, और इसमें पावर पुलिस के पास था, 66A के था। ओके, हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट, इन द श्रेया सिंघल केस सुप्रीम कोर्ट हैड रिफ्यूज टू क्वाइज दिस सेक्शन सेइंग इट वाज इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब इसमें दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि श्रेया सिंघल जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने से मना कर दिया था, और कहा था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करता है, इस वजह से इसको 66A को हटाया नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, 66A अप्लाइज टू मैसेज सेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल। कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा
ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, डिवाइस है, उसके माध्यम से जो मैसेज भेजा जाता है उसके ऊपर अप्लाई होता है। करेक्ट द सिलेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। हमारा ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा इसमें सही है बताइए। इसमें जो हमारा आंसर सही है दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा सही है। अब इसमें जो पहला हमारा स्टेटमेंट है सही है कि जो पुलिस को एम्पावर किया गया था, पुलिस के पास ये पावर था कि वो डिसाइड करे कि कोई जो सेंटेंस जो है, कोई मैसेज में जो इस भाषा है वो ऑफेंसिव है नहीं है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही है कि पुलिस के पास ये पावर थी। दूसरा जो है स्टेटमेंट कि श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने से मना कर दिया था, ये गलत है। श्रेया सिंघल केस जो है 2015 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था 66A को। ओके, तो दूसरा हमारा सही है। और तीसरा जो है ये तीसरा भी सही है कि ये जो अप्लाई होता है जब कंप्यूटर या मोबाइल से किसी को मैसेज भेजा जाता है, उसको जो है अगर पुलिस मानती है कि ये ऑफेंसिव है तो इसके ऊपर अप्लाइज होता है। ओके, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो दूसरा गलत है, तो PAC भी गया, D भी गया, तो इसमें हमारा आंसर A बनता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए आप। 66A जो है IT एक्ट 2000, उसमें क्या था दोस्तों कि अभी जो है जो न्यूज़ में इस वजह से था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को तलब किया था, उसको नोटिस भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों नोटिस भेजा था? एक जो केस की सुनवाई चल रही थी, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, तो उसके द्वारा एक PIL फाइल की गई थी और उसकी सुनवाई के में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस भेजा था। अब इसमें क्यों नोटिस भेजा था, उसके नोटिस भेजने की क्या वजह थी? ये वजह थी कि PUCL जो है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, जो यूनियन है उसमें केस फाइल किया था और उसमें दावा किया गया था कि 1300 से इन्फॉर्मेशन दी गई थी, 1300 से ज़्यादा केसेस जो है अभी इसमें दर्ज किए गए हैं केसेस। ये 66 जो है आर्टिकल 66 सेक्शन 66 2015 में श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के केस में जो है 66A को हटा दिए जाने के बावजूद भी जो है इसमें 1300 से ज़्यादा केसेस इसमें फाइल किए गए थे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर को तलब किया था और नोटिस भेजा था। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने की वजह ये मानी थी कि ये जो है आर्टिकल 19A का जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको जो है हार्म करता है, उसके खिलाफ है। तो इस वजह से 66A को हटा दिया था। ओके, तो इसमें हमारा आंसर बनता है A and 3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है? बलबन क्रिएटेड सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट और दीवाने अर्ज। तो बलबन के द्वारा एक सेपरेट अलग से एक मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको दीवाने अर्ज कहा गया था, उसको बनाया था। अरीज मलिक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अरीज मलिक वॉज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो अरीज ममलिक जो वो कमांडर इन चीफ, आर्म फोर्स में कमांडर इन चीफ था दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट, कौन सा हमारा जो है आंसर सही है? तो ऑप्शन 1 हमारा है 1 ओनली, 2 ओनली, सी हमारा बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नोट, कोई भी नहीं। अब देखिए कौन सा इसमें सही है हमारा आंसर, देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसमें जो है ये बात सही है कि बलबन के द्वारा एक अलग से सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है, ये बात सही है। लेकिन अरीज ममलिक को ये कमांडर इन चीफ जो था आर्म फोर्स में, ये गलत है, क्योंकि कमांडर इन चीफ जो है खुद सुल्तान ही इसमें जो है ये हुआ करता है कमांडर इन चीफ, तो सुल्तानत में, तो ये गलत है। और अरीज ममलिक जो है इस वजह से बनाया गया था, इसका काम जो है वो आर्म फोर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने का इसका काम था। और जिसमें जो है सैलरी देना, रिक्रूटमेंट करना, फिर जो सप्लाई प्रोवाइड करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, ये उसका काम होता। ये जो है ये ना जो है अरीज ममलिक जो है कभी भी ना तो वॉर को डिक्लेयर कर सकता है, ना जो है वो आर्मी को लीड कर सकता है। ओके,
तो इसमें जो है हमारा आंसर बनता है 1 ओनली। ओके, देखिए बलबन के बारे में कुछ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। बलबन जो है उसका नाम जो था उसको जाना जाता था उलुग खान के नाम से। ओके, और ये 1240 के अंदर जो है और रजिया सुल्तान के टाइम में वो वहाँ पे नायब था। फिर उसके बाद जब रजिया सुल्तान की डेथ होने के बाद उसके बाद जो राजा आया नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन को भी सुल्तान बनाने का काम जो है बलबन के द्वारा ही किया जाता था। बनना जो है बलबन को था, लेकिन वहाँ के जो टर्क सुल्तान थे, ये भी टर्किश ही था, बलबन भी टर्किश ही था, लेकिन टर्क सरदार जो थे उसका ये मानना था कि इल्तुतमिश का जो है कोई वारिशी सुल्तान बने। तो बलबन के द्वारा जो है नसरुद्दीन को जो है सुल्तान बनाया गया, और उसकी जो स्थिति, खुद की स्थिति मजबूत करने के लिए नसरुद्दीन के साथ अपनी बेटी जो है अपनी डॉटर का भी शादी उससे करवाई गई। तो उससे क्या हो गया, बलबन का जो है स्थान और मजबूत हो गया। और उसके बाद बलबन जो 1940 से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 1240 से लेकर 1265 तक 1265 तक जो है नसरुद्दीन था। और नसरुद्दीन के बाद, इसके डेथ होने के बाद बलबन जो है खुद उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाल ली। ओके, और उसके बाद बलबन ने जब 1265 में अपनी गद्दी संभाली तो उसने जो है दोस्तों ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी लागू की। और फिर सिजदा और पाबोस ये भी लागू किया। अब ये क्या है, आयरन ब्लड पॉलिसी क्या है दोस्तों, तो ये इस वजह से इसको लागू करना पड़ा क्योंकि जो है वो लुटेरे जो है उसने लूट मचा रखी थी। दोआब जो जगह है, दोआब सेंटर जो है, यमुना और गंगा वाली जो जगह है, वहाँ पे लूट इतनी मची हुई थी। और हद तब हो गई जब दिल्ली सल्तनत की सीमा जो थी वहाँ पे भी लूट मचाना शुरू कर दिया लुटेरों ने। ओके, और लोगों का जो है बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो फिर इससे निपटने के लिए जो है बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है शुरू की। आयरन मतलब जो स्वॉर्ड, मतलब तलवार का इस्तेमाल करके इसको ख़त्म किया जाए, तो ये पॉलिसी जो है बलबन ने शुरू की थी। ओके, फिर सजदा और पबस क्या था, सजदा और पबस ये था कि जो वहाँ के अमीर है वो उसको सुल्तान से ऊपर ना समझे और सुल्तान के नीचे हमेशा रहे, सुल्तान को बलबन सबसे ऊपर है, ऐसी फील करवाने के लिए जो है सजदा और पाबोस शुरू किया। सजदा मतलब आकर झुकना और सलाम करना, और पाबोस जो है पैर को चूमना। ओके, और उसने जो आर्मी बनाई थी दोस्तों दीवाने अर्ज, उसकी वजह ये थी कि जो एक तो अंदरूनी जो है जो आंतरिक जो गड़बड़ियाँ थी उससे निपटा जाए, और पंजाब के अंदर जो मुग़ल जो पैर पसारे हुए थे उसको भी हटाना, ये सबसे बड़ी वजह थी। तो इस वजह से जो है ये दीवाने अर्ज एक आर्मी बनाई गई थी। ओके, तो इसमें हमारा आंसर बनता है ए ओनली। तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते हैं दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा और नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।